हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि एग्जाम टाइम में आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे और जो भी आपके डाउट है उनको जो है क्लियर करा जाएगा। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में जो है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2018-19 का हमारा क्वेश्चन पेपर है AKTU का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के 5-5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके जो है एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो इसमें 2 मार्क्स का है और इसमें हमारे जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सेकंड आ जाता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, बट 3 में से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें से कोई भी हमें 5 जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जो है हर क्वेश्चन आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा ताकि आपको इजीली याद हो सके। तो चलिए गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर साइज सेपरेशन। हमें साइज सेपरेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बताना है। इट इज़ नेसेसरी फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल प्रोडक्शन। ये जो था हमारा टैबलेट और कैप्सूल की प्रोडक्शन के लिए, उसके बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सस्पेंशन। ये जो हमारे सस्पेंशन को बनाने के लिए हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि सस्पेंशन अगर हम स्टेबल सस्पेंशन बनाएंगे तो उसमें हमें जो है पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो हमारा रिड्यूस करना पड़ता है और उसको फिर जो हमें सेपरेट करना पड़ता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और हमारे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं या फिर हमारे जो कह सकते हैं कि जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही हम उसको जो है यूज़ करते हैं हम सस्पेंशन बनाने में, ताकि एक स्टेबल सस्पेंशन हमारा बन सके। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर क्या होती है? थिन लेयर ऑफ फॉलोइंग गैस और लिक्विड्स इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस सच एज दैट ऑफ एयरप्लेन विंग्स और ऑफ इनसाइड ऑफ द पाइप। बेसिकली हमारा ये क्या होता है, हमारा एक थिन लेयर, सबसे पतली लेयर होती है हमारी गैसेस की और लिक्विड्स की, जो कि हमारा सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहती है, उसे हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, गिव सम रियल एग्जाम्पल फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हमें जो है रियल लाइफ के एग्जांपल्स बताने हैं हमारे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के। तो ये जो हमने लेक्चर्स बनाए थे यूनिट 2 के, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, हमारा पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है हमारा, हीटिंग अ पैन ऑन स्टोव। जब भी हम कोई भी पैन को या फिर कोई भी आयरन रोड को हम जो है स्टोव के ऊपर या फिर हम कोई भी फायर के ऊपर हम जब हीट करते हैं, तो वो हमारा एग्जांपल होता है कंडक्शन का, क्योंकि उसमें जो हमारी हीट जो होती है वो हमारी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक ट्रांसफर होती है 1 by 1। बट हमारा ये जो था हमारा सॉलिड में होता है कंडक्शन। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है हमारी, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो हमारे स्टेबल रहते हैं। सेकंड आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हॉट एयर राइजिंग अबव द फायर। इसमें क्या होता है हमारा हॉट एयर, या फिर हम कह सकते हैं इसमें हमारा जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको भी हम कन्वेक्शन में रख सकते हैं। कन्वेक्शन जो होता है हमारा गैसेस और लिक्विड दोनों में होता है। बेसिकली हमारा कन्वेक्शन में होता क्या है, हमारा जो भी पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमारा फाइनल वाले पार्टिकल को रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा सभी पार्टिकल्स जो हैं एक एक करके हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और हमारा कन्वेक्शन के थ्रू हमारे हीट ट्रांसफ़र होती है। हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उसमें हमारा कंडक्शन होता है और हमारे लिक्विड और गैसेस में हमारा कन्वेक्शन होता है और हमारा वैक्यूम में जो होता है हमारा रेडिएशन होता है। तो इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है कंडक्शन का हमारा, जब भी कोई आयरन रोड या फिर हमारा कोई भी आयरन की चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो हमारा आ जाता है कंडक्शन। फिर आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारा कोई भी लिक्विड को हम जब हीट करते हैं तो वो जो होता है हमारा आ जाता है एग्जाम्पल हमारा कन्वेक्शन का। फिर आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन। जब भी हमारी जो अर्थ है उसमें जो हीटिंग होती है सन की हेल्प से, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। बेसिकली हमारा रेडिएशन क्या होता है, हमारा कोई भी सब्सटेंस को जब भी हीट ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एनी मीडियम, कि बिना मीडियम के हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है वो हमें हमारा जो है हीट को प्रोड्यूस कर सकता है हमारा वैक्यूम में भी। बेसिकली हमारे इसमें जो है कोई भी मतलब मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका अर्थ, मतलब अर्थ जैसे जैसे गर्म होती है आपके सन की हेल्प से, तो वो हमारा रेडिएशन का एग्जांपल हो जाता है। और रेडिएशन का दूसरा एग्जांपल आपका आ जाता है माइक्रोवेव ओवन, जो कि आपके घरों में होता है। कि जो भी हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है उसके पीछे जो है मैग्नेट्रॉन यूज़ होता है। मैग्नेट्रॉन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से हमारे सब्सटेंस को गर्म करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा रेडिएशन का।
फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमोंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन। हमारा इन तीनों में हमारा जो रिलेशनशिप बताना है हमें, क्या हमारा जो है इन तीनों में रिलेशन है। द मोर वोलेटाइल लिक्विड्स इवेपोरेट फास्ट, जितना ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उतना जल्दी वो जो है इवेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू लेस वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब हमारा जो एक वोलेटाइल लिक्विड्स है और एक हमारा लेस वोलेटाइल लिक्विड है, जितना ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उतना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जैसा कि आपने पेट्रोल देखा है, पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इस वजह से हमारा जो है वो खोलते ही हमारा इवेपोरेट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा लो वोलेटाइल लिक्विड जो होता है वो हमारा मतलब कम वोलेटाइल, मतलब कम इवेपोरेट होता है। इसी तरीके से हमारा वेपर प्रेशर जो होता है, हमारा वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारा वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना कम उसका जो है वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरीके से इनका हमारा जो है रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के अंदर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। हमें जो सरफेस फिल्ट्रेशन और हमारा डेप्थ फिल्ट्रेशन, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन इन विच सॉलिड डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। जब भी हमारा कोई भी सॉलिड हमारा मीडियम के सरफेस पे जो है एक्यूमुलेट होता है या डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं सरफेस फिल्ट्रेशन। फिर आता है हमारा डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होता है हमारा, फिल्ट्रेशन इन विच पार्टिकल्स डिपॉजिट इनसाइड द मीडियम। हमारा ये वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मीडियम के अंदर डिपॉजिट होते हैं। इसमें हमारा जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर आ जाएगा और इसमें हमारा जो है फाइबर्स जो होते हैं हमारे, जैसे हमारा कॉटन है, कॉटन के थ्रू हम कोई भी अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो हमारे कॉटन प्लग के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन। और हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन क्या हो गया, हमारा सरफेस जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू जो भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है वो हमारा सरफेस पे ही डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सरफेस फिल्ट्रेशन। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट एंड वाई। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो है एक स्लरी प्रेजेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है, उसको आपको जो है फिल्ट्रेट करना है, मतलब उसमें से आपको जो है लिक्विड को निकालना है, तो आप कौन सा इक्विपमेंट जो है वो उसमें यूज़ करेंगे और आखिरकार क्यों, मतलब उसका रीज़न देना कि आपने वो इक्विपमेंट क्यों यूज़ करा है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है, रोटेटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर इज़ यूज। हम रोटेटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वैक्यूम ड्रॉज लिक्विड थ्रू फिल्टर मीडियम, क्योंकि हमारा वैक्यूम जो है वो हमारा लिक्विड को खींच लेगा हमारे फिल्टर मीडियम में से ऑन ड्रम सरफेस विच रिटेन द सॉलिड विच ईजिली स्क्रैप आउट। और हमारा ड्रम फिल्टर जो है वो उसके ऊपर सॉलिड जो है वो हमारा रिटेन हो जाएगा और जो कि हमारा ईजिली स्क्रैप आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। मतलब ड्रम फिल्टर में जो होता है हमारा ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हमारा उसको रोटेट करते करते उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स उस पर रिटेन हो चुके हैं उसको हमारा जो है निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। हमें जो वैक्यूम ड्रायर का प्रिंसिपल बताना है। वैक्यूम ड्रायर इज बेस्ड ऑन द वैक्यूम। वैक्यूम ड्रायर जो होता है वो हमारा वैक्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड, जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, द प्रेशर इज लोअर्ड सो दैट वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। जब भी हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कम हो जाता है और हमारा प्रेशर जो होता है वो भी हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो होता है वो हमारा बॉयल हो जाता है कम ही टेम्परेचर पे। हैंस वाटर इवेपोरेट फास्टर। मतलब बेसिकली इसका क्या रीज़न है, जब भी हम जो है वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करने से क्या होता है, हमारा जो भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो वाटर है वो हमारा जल्दी बॉयल हो जाएगा। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, बट जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर जो है बॉयल हो जाएगा और हमारा ईजिली जो है वहाँ से रिमूव होकर और हमारा जो है वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है हमारा वैक्यूम ड्रायर का। तो इस तरीके से हमारा वैक्यूम ड्रायर जो है वो हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द इक्विपमेंट्स सूटेबल फॉर सेमी सॉलिड मिक्सिंग। हमें जो है इक्विपमेंट्स बताने हैं कौन से हमारे इक्विपमेंट्स सूटेबल रहेंगे हमारी सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट आता है रिबन ब्लेंडर और सेकंड आ जाता है हमारा प्लेनेटरी मिक्सचर। ये दो मिक्सचर जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारा सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में बताना है। It is a distillation in which each molecules in vapor phase travels mean free path and get condensed eventually। इसमें क्या होता है, हमारा डिस्टिलेशन होती है इसमें जिसमें हमारा सभी मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा वेपर फेज में ट्रैवल करते हैं हमारा मीन फ्री पाथ को और हमारा कंडेंसर से जाके स्ट्राइक करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं।
विदाउट इंटरमोलिकुलर कोलिजन ऑन एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। बेसिकली हमारा ये जो था हमारा वैक्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें हम जो है वैक्यूम की हेल्प से हम जो है डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें बेसिकली हमारा होता है क्या, हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसको जो हम हीट देते हैं अंडर वैक्यूम। अब वो जो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वेपर्स जो है वो हमारा मीन फ्री पाथ को कवर करेंगे, और हमारा मीन फ्री पाथ को कवर करते करते वो जो हमारा कंडेंसर से जो है स्ट्राइक करते हैं। अब कंडेंसर से स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, हमारा जो वेपर्स कंडेंसर से स्ट्राइक करते हैं वो जो हमारा कंडेंस होकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और लिक्विड जो वो हमारा एज अ प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो यही हमारा बेसिक होता है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में। बेसिकली इसमें जो हमारा डिस्टिलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम, एंड ये जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम एंड निकल्स। हमें जो क्रोमियम और निकल की प्रॉपर्टीज बतानी है। कोई भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं इसमें। सबसे पहले आ जाता है हमारा निकल। निकल की हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी हाई होती है। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, गुड वेल्डेबिलिटी। इसकी जो हमारी वेल्डेबिलिटी जो होती है वो हमारी गुड होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। निकल जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर होता है हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड आ जाता है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो हमारा लस्ट्रस, ब्रिटल, हार्ड मेटल होता है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। ये जो होता है हमारा हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली हमारा ये जो है अलॉय फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो भी मेटल्स जो है कोरोजन कोज करता है उसमें जो है हम क्रोमियम का मिक्सचर कर देते हैं, मतलब हम जो है उसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर जो होती है वो हमारी इन्हेंस हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमें जो है 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। हमें जो है फैक्टर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब इसमें क्या है, आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को या तो कम करेंगे या फिर हमारा बढ़ाएंगे। तो उन फैक्टर्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसमें आ जाता है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आर एज फॉलो। सबसे पहला आ जाता है हमारा सरफेस ऑफ फिल्टर मीडिया। हमारा फिल्टर मीडिया का सरफेस जो है वो हमारा अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा आपका फिल्टर मीडिया जितना बड़ा होगा उतना अच्छा जो है आपका, उतना ज़्यादा आपका फिल्ट्रेशन होगा। ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड आ जाता है हमारा पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। मतलब जो भी पार्टिकल साइज है आपका सॉलिड का जो कि आपके स्लरी में प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा आपका पार्टिकल साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका जो है फिल्ट्रेशन रेट होगा। मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतनी जल्दी आपका जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका थर्ड आता है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है हमारा, ये इसको आप जो है डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में। मतलब जितना ज़्यादा आप जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ स्लरी। मतलब स्लरी की कितनी विस्कोसिटी है वो भी हमारी अफेक्ट करेगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। मतलब ये जो है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी कम जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारा कम होता जाएगा। तो ये जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या होता है हमारा, जितना ज़्यादा फिल्टर केक होगा उतनी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारा कम हो जाएगा। ये जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी और फिल्टर केक, ये दोनों जो है हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी सब जो है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है कि जो भी अगर विस्कोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो विस्कोसिटी अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका कम हो जाएगा। बट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस तरीके से होता है जैसे पार्टिकल साइज जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। तो आप जो है इतना जो है इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप जो है एक एक लाइन को जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल। जैसे जैसे मतलब आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे सरफेस एरिया जो होता है हमारा फिल्टर मीडिया का, वो जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। एज वी इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो इंक्रीजेज। फिर आपको इतना लिखने के बाद फिर आप ये जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो है आपको ये इक्वेशन जो है उसको लिखनी है। तो इस तरीके से आपका जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा आपके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, साइज रिडक्शन एंड डिस्टिलेशन इन फार्मा। बेसिकली आपको फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, साइज रिडक्शन और डिस्टिलेशन की आपको जो है एप्लीकेशन बतानी है इन फार्मेसी। मतलब फार्मेसी में क्या क्या इसके यूजेज है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले इसका फर्स्ट आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एलिमिनेट द कॉन्टेमिनेंट्स
पार्टिकल्स अस टू रिकवर फ्लूइड और सॉलिड पार्टिकल्स। बेसिकली हम फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं, हम जो है फिल्ट्रेशन इसलिए करते हैं ताकि हम जो है कॉन्टेमिनेट पार्टिकल्स को जो है हम रिमूव कर सकें, या फिर हम सॉलिड पार्टिकल्स को उसमें से हम जो है किसी भी लिक्विड में से हम जो है उसको रिमूव कर सकें, तो इसलिए हम जो है फिल्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है टू प्योरीफाई द एयर, हम जो है एयर को प्योरीफाई करते हैं, हम मतलब एयर फिल्टर्स हम जो है इंस्टॉल करवाते हैं ताकि हमारी एयर जो है वो हमारी प्योरीफाई हो सके। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स, हाई क्वालिटी सॉल्वेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लास्ट आ जाता है फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब स्टरलाइजेशन के लिए भी हम जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा मिक्सिंग, मिक्सिंग में आता है कि हम क्यों हम जो है मिक्सिंग का यूज़ करते हैं, उसके हमारी एप्लीकेशंस बतानी है। टू प्रिपेयर इमल्शंस, हम जो है इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए हम मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। टू प्रमोट केमिकल रिएक्शंस, हम जो है केमिकल रिएक्शंस को प्रमोट या फिर उसको बढ़ाने के लिए हम जो है मिक्सिंग करते हैं। टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, हम जो है प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए हम जो है मिक्सिंग करते हैं। टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म फार्मूलेशन, हम जो है यूनिफॉर्म फार्मूलेशन को बनाने के लिए हम जो है मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। थर्ड आया था हमारा साइज़ रिडक्शन, हमें जो है साइज़ रिडक्शन के एप्लीकेशन देखनी है कि आखिरकार हम क्यों साइज़ रिडक्शन करते हैं हम फार्मेसी में। टू कंट्रोल रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के लिए हम जो है साइज़ रिडक्शन करते हैं। जैसे जैसे हम जो है साइज़ रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता रहता है। टू कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, हम केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम जो है साइज़ रिडक्शन करते हैं। बेसिकली हमारा जो है जैसे जैसे हम जो है साइज़ रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ होता चला जाता है। थर्ड आता है हमारा टू प्रिपेयर स्टेबल सस्पेंशन, हम जो है स्टेबल सस्पेंशन को प्रिपेयर करने के लिए हम साइज़ रिडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ रिडक्शन जितने ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है सस्पेंशन स्टेबल होगा। लास्ट आ जाता है हमारा डिस्टिलेशन, हमें जो है डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस देखनी है कि आखिरकार हम जो है डिस्टिलेशन क्यों करते हैं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा टू प्योरीफाई हीट लेबाइल ड्रग्स, हमारे जो भी ड्रग्स जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल ऑयल्स, हम वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। टू प्रिपेयर एरोमेटिक वाटर, हम जो है एरोमेटिक वाटर्स को प्रिपेयर करने के लिए उनको बनाने के लिए हम जो है डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें बेसिकली आपको सभी प्रोसेसेस की जो है एप्लीकेशंस बतानी थी कि आखिरकार वो प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं हम फार्मेसी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एलैबोरेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। बेसिकली इसमें जो है आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो है फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। सेकंड पार्ट में आपको जो है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इसमें जो है कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, मतलब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी आपका बढ़ेगा। इसी तरीके से सरफेस एरिया होता है, जैसे जैसे आपका जो सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है विंड स्पीड भी है, विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। मतलब इसको जो है आप ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ में आप जो है रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपको जो है हवा तेज़ चलेगी उसमें ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तब जो है हमारे क्लॉथ जो होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो उससे आप जो है रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे नेक्स्ट आया था हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जैसे जैसे आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मॉइस्चर जो है वो हमारा पहले से ही प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसलिए हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसको आप इस तरीके से जो है रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जैसे आप जो है जो रेनी सीज़न होता है, जो बारिश के दिन होते हैं, उसमें आपके जो कपड़े जो होते हैं वो हमारे देर में सूखते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो क्लॉथ होता है उसमें से हमारा मॉइस्चर जो है वो हमारा इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट में पहले से ही हमारा मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस वजह से हमारा जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमारा बहुत देर लगाते हैं हमारे ड्राइंग प्रोसेस होने में। नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी भी हमारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। जैसे जैसे आप जो है डेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट आ जाता है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। हमारे जो है फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर को हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। इसमें हमें जो है वर्किंग बतानी है, प्रिंसिपल बताना है और एडवांटेज बताने हैं। तो ये 3 चीज़ें बतानी है। हमारी कंस्ट्रक्शन जो है इसकी इस तरीके से होती है हमारी फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर की। इसमें जो होता है हमारा ये यहाँ पर जो हमारा पंप लगा होता है जो कि हमारा प्रेशर बनाने में, प्रेशर क्रिएट करने में हमारा हेल्प करता है। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द लिक्विड गोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉन ऑफ द वेपर्स फ्रॉम बॉडी थ्रू द ट्यूब्स एंड देन बैक इनटू द वेपर बॉडी। इवेपोरेशन ऑकर ड्यू टू सडन प्रेशर ड्रॉप। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा यहाँ से फीड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये जो हमारा इसका डायग्राम है, यहाँ से हम जो है फीड डालेंगे। अब यहाँ से फीड डालेंगे, ये जो हमारा पंप लगा है ये फीड को जो है बहुत तेज़ी हाई प्रेशर से जो है यहाँ से भेजेगा। अब इसमें क्या होता है हम यहाँ से स्टीम डालते हैं और यहाँ से हम जो है फीड डालते हैं। अब यहाँ से स्टीम जाएगी, यहाँ से ये जो ट्यूब्स हैं, ये ब्लैक जो ट्यूब्स हैं, ये 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ट्यूब्स प्रेजेंट है जिसमें हमारी जो है स्टीम सर्कुलेट होगी। अब स्टीम सर्कुलेट होगी तो क्या होगा, हमारा स्टीम जो है वो हमारे फीड में हीट को ट्रांसफ़र करेगी। अब हीट ट्रांसफ़र होगी तो हमारा फीड जो है वो जैसे यहाँ से फ्लो होगी तो वो जो है हमारे फीड जो है वो हमारी गर्म होगी, प्लस वो जो है बहुत तेज़ी से फ्लो होगी। अब ये जो हमारे जैसे यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो जो हमारा छोटे छोटे बबल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। अब जो बबल्स होते हैं वो हमारा डिफ्लेक्टर से जाके टकराते हैं। जैसे ही डिफ्लेक्टर से जाके टकराते हैं तो ये हमारा यहाँ से जो है लिक्विड पार्ट जो होता है वो हमारा कंडेंस होकर यहाँ से वापस रिसर्कुलेट हो जाता है। और जो भी हमारा कंसनट्रेटेड पार्ट होता है वो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स की आउटलेट से हमारा जो है रिमूव आउट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। चलिए इसको वर्किंग की हेल्प से देख लेते हैं। इसको आप जो है वर्किंग की तरफ से आप जो है बहुत ईजिली समझ जाएंगे। इसमें फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट स्टेप आता है लिक्विड इंट्रोड्यूस विद हाई प्रेशर बाय पंप। सबसे पहले हमने क्या करा है, लिक्विड को इंट्रोड्यूस कराया हाई प्रेशर से विद द हेल्प ऑफ पंप। हमने जो यहाँ पे पंप लगा रखा है, पंप से हम जो है लिक्विड को फ्लो करवा रहे हैं हम बहुत ही हाई प्रेशर के साथ। लिक्विड हीटेड एंड मूव अपवर्ड। लिक्विड जो है वो हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब ये ट्यूब्स में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब ट्यूब्स की एक तरफ जो हमारे ट्यूब्स के अंदर जो है वो हमारी स्टीम सर्कुलेट हो रही है और ट्यूब्स के बाहर जो है वो हमारा लिक्विड जिसे हम फीड कह रहे हैं वो सर्कुलेट हो रहा है। थर्ड स्टेप आता है हमारा लिक्विड स्ट्राइक विद डिफ्लेक्टर एंड लिक्विड वेपर सेपरेट। हमारा लिक्विड जो है वो हमारा डिफ्लेक्टर के साथ स्ट्राइक करेगा, उससे टकराएगा और हमारा लिक्विड और वेपर्स जो है वो हमारे सेपरेट हो जाएंगी एंड गोज इनटू साइक्लोन सेपरेटर। और हमारा ये जो है साइक्लोन सेपरेटर में चला जाएगा। जैसे यहाँ से हमारा लिक्विड जो है वो हमारा फ्लो हुआ है, अब लिक्विड जो है वो हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड जो है धीरे धीरे गर्म होगा और वो गर्म लिक्विड जो है जब इससे डिफ्लेक्टर से टकराएगा तो ये जो हमारा सेपरेट हो जाएगा, लिक्विड से अलग हो जाएंगे और वेपर्स जो है वो हमारे दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगी। जब हमारा वेपर और लिक्विड दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो हमारा लिक्विड जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हमारा रीसर्कुलेट हो गया फीड के थ्रू हमारा वापस जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जो हमारा वेपर्स है वो हमारा वेपर्स से यहाँ से ट्रांसफ़र होकर हमारा साइक्लोन सेपरेटर में चला जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर्स में भी हमारा जो है ये कंडेंस होकर वापस यहाँ पे हमारा जो है एज अ फीड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये साइकिल जो है तब तक चलती है जब तक हमारा लिक्विड जो है वो हमारा कंप्लीटली कंसनट्रेट नहीं हो जाता। वही हमारा बता रखा है कंसनट्रेटेड लिक्विड फॉल डाउन। वो जो हमारा लिक्विड था वो हमारा यहाँ से ये डिफ्लेक्टर से टकरा के हमारा लिक्विड जो है वो हमारा यहाँ से फॉल डाउन हो जाएगा और ये हमारे फीड के थ्रू वापस इसमें रिसर्कुलेट हो जाएगा। और जो हमारा वेपर्स थी वो हमारा वेपर हेड के थ्रू ये सर्कुलेट हो गया हमारा साइक्लोन सेपरेटर में चली जाएंगी एंड रिसर्कुलेट इट इफ़ मोर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड। और हमारा ये सर्कुलेशन जब तक चलती रहेगी जब तक हमारा जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो हमें नहीं मिल जाता। मतलब जितना ज़्यादा हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें चाहिए उतनी ज़्यादा हमें जो है रिसर्कुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। अदरवाइज वी कलेक्ट इट फ्रॉम आउटलेट। और हमें अगर जब भी हमारा जो है कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा तो हम जो है इसको प्रोडक्ट आउटलेट या फिर हमारा जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट आउटलेट से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा ईजिली ये जो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो यही हमारा बेसिक वर्किंग थी इसकी। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट आता है हमारा इट इज़ रैपिड प्रोसेस। ये जो होता है हमारा बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। एंड सेकंड आता है हमारा इट इज़ सूटेबल फॉर विस्कस प्रिपरेशंस। और ये जो होता है हमारा विस्कस प्रिपरेशंस के लिए भी सूटेबल होता है। तो गाइज इसी के साथ आपका सेक्शन बी जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है और हमने 10 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो हमारा 7 मार्क्स का है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑरिफिस एंड रोटामीटर। हमें जो ऑरिफिस मीटर और रोटामीटर की हमें जो कंस्ट्रक्शन बतानी है और वर्किंग बतानी है। हमारा कंस्ट्रक्शन जो है इस तरीके से होती है हमारी ऑरिफिस मीटर की। यहाँ पे हमारा एक जो है ऑरिफिस होता है और यहाँ पे हमारा जो है कनेक्ट होता है मैनोमीटर। हमारा मैनोमीटर जो है एक तरफ से हमारा ऑरिफिस से कनेक्ट होता है। बेसिक हमारा यही होता है। हमारा ये जो है पाइप होती है, पाइप के सेंटर पे हमारा जो है ऑरिफिस होती है। ऑरिफिस का बेसिक अगर मीनिंग देखेंगे तो ऑरिफिस का मतलब होता है छेद। मतलब एक छोटा सा छेद होता है जिसके थ्रू हमारा जो है एक मैनोमीटर कनेक्ट होता है।
इसमें हमारा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। द लिक्विड और गैसेज हुज फ्लो रेट इज़ टू बी डिटरमाइन इज पासिस थ्रू द ऑरिफिस में प्लेट। हमारा जो भी लिक्विड या फिर जिस भी गैस का हमें जो है रेट ऑफ फ्लो हमें जो है मेज़र करना है, उसको हम जो है पास कराते हैं ऑरिफिस प्लेट से। दिस क्रिएट द प्रेशर ड्रॉप। ये जो होता है हमारा प्रेशर ड्रॉप को क्रिएट करता है, मतलब ये जो हमारी ऑरिफिस प्लेट है ये प्रेशर ड्रॉप को क्रिएट करती है अक्रॉस द ऑरिफिस प्लेट, which varies with the flow rate resulting in differential pressure between outlet and inlet सेगमेंट। बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा आउटलेट और इनलेट सेगमेंट में हमारा दोनों में जो है हमारा डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंट होता है। मतलब बेसिकली हमारा दोनों तरफ जो है हमारा प्रेशर डिफरेंट होता है। अब दोनों के प्रेशर को मेज़र करके हम जो है मैनोमीटर की हेल्प से हम मेज़र कर लेते हैं और उसको जो है हम इक्वेशन की हेल्प से हम जो है बता सकते हैं कि हमारा इसका फ्लो रेट कितना है। मतलब किसी भी लिक्विड या फिर हम गैस का फ्लो रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है ऑरिफिस मीटर का यूज़ करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट आया था हमारा रोटामीटर। रोटामीटर के जो हमें कंस्ट्रक्शन देखनी है और वर्किंग देखनी है। कंस्ट्रक्शन हमारी कुछ इस तरीके से होती है। हमारी ये जो है हमारी टेपर ट्यूब होती है जो कि हमारी ट्रांसपेरेंट होती है और उसके बीच में हमारा जो है एक प्लूमेट प्रेजेंट होता है, मेटेलिक प्लूमेट होता है। मतलब बेसिकली हमारा क्या होता है, हम इसको जो है वर्टिकली फिट करते हैं हम पाइप में। जितना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो होता है हमारा उतना ही ज़्यादा हमारा प्लूमेट जो है वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और जितना कम जो है हमारा फ्लो होगा उतना ही हमारा प्लूमेट जो होता है वो हमारा नीचे की तरफ जाएगा। और हमारा टेपर ट्यूब के एक तरफ जो हमारी रीडिंग लिखी होती है जो कि हमें बताता है कि कितना हमारा जो है रेट ऑफ फ्लो है। तो वही हमारा जो है यूज़ करते हैं हम रोटामीटर को। हम बेसिकली फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए हम जो है रोटामीटर का यूज़ करते हैं। रोटामीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों को ही हमने जो है डिटेल में एक्सप्लेन करा है। हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें यूनिट 1 में हमने जो है बहुत अच्छे से इन दोनों को ही जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आपको जो है अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से जो है लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। चलिए इसका रोटामीटर की वर्किंग देख लेते हैं। रोटामीटर इज़ फिटेड ऑन पाइप इन अपवर्ड डायरेक्शन। रोटामीटर जो होता है हमारा पाइप में फिट करा जाता है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफ फ्लो। द प्लूमेट राइज एंड फॉल डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो। हमारा प्लूमेट जो होता है वो हमारा या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमारा डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ फ्लो पे। मतलब जितना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्लूमेट ऊपर जाएगा और जितना कम जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होगा वो उतना ही हमारा प्लूमेट जो होता है वो हमारा नीचे रहेगा। ग्रेटर द फ्लो रेट हायर द प्लूमेट राइज। जितना ज़्यादा फ्लो रेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्लूमेट जो है ऊपर जाएगा। द फ्लो में बी रीड यूजिंग द अपर एज ऑफ प्लूमेट एज ऑन इंडेक्स। बेसिकली हमारा जो हमारा फ्लो रेट होता है उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। मतलब उसकी जो है रीडिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्लूमेट जो होता है उसके अपर एज में जो होता है हमारा इंडेक्स लिखा होता है। मतलब वहाँ पर जो है रीडिंग लिखी होती है उसके थ्रू हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा फ्लो प्रेशर जो है हमारा फ्लो रेट जो है वो हमारा कितना है। तो यही हमारी बेसिक वर्किंग है हमारी रोटामीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बॉल मिल। बेसिकली हमें बॉल मिल को जो है कंप्लीट एक्सप्लेन करना है कि बॉल मिल होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, यूजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो बॉल मिल जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 से 3 बार जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुकी है 7 मार्क्स में। तो इसको जो है बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसमें जो है हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। हमारा स्टैंड होता है, स्टैंड में हमारा जो है एक सिलेंड्रिकल कैविटी होती है जिसमें हम जो है अपना मटेरियल जो है लोड करते हैं। उसमें हमारा जो है मेटालिक बॉल्स होती हैं, मतलब सर्कुलर बॉल्स होती हैं मेटालिक, जो कि हमारा रोटेशन में हमारा जो है गिरती है, रोटेट होती हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ से हमारा जो है ओपनिंग होती है, वहीं से हम जो है मटेरियल को लोड कराते हैं और वहीं से हम जो है मटेरियल को निकालते हैं। तो इसको जो है आप बॉल मिल को जो है आप इजीली अपनी लैब्स में जाके देख सकते हैं। इसमें हमारा प्रिंसिपल आ जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल जो होती है हमारी इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों के बेस पे काम करती हैं। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ओपन द कैप, जिसको हम लिड कहते हैं। सबसे पहले हम जो कैप को ओपन करेंगे एंड लोड द मटेरियल, फिर हम जो है मटेरियल को लोड कर देंगे। देन स्टार्ट द मशीन, फिर हम जो है मशीन को स्टार्ट कर देंगे। उसका जो हमारा आरपीएम सेट करेंगे कि कितना हमारा जो है राउंड मतलब रोटेशन पर मिनट हम कितने लगवाने हैं उसकी रोटेशन सेट करेंगे। एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ मिल, हम जो है स्पीड को एडजस्ट कर देंगे, वही हमने बता रखा है। स्पीड और टाइमर, मतलब कितने टाइम के लिए हमें जो है उसको सेट करना है वो हम एडजस्ट करके उसको छोड़ देंगे। आफ्टर रिडक्शन स्टॉप द मशीन, रिडक्शन होने के बाद हम जो है मशीन को स्टॉप कर देंगे। देन एग्जिस्ट आउट द मटेरियल एंड सेपरेट आउट द बॉल्स, फिर हम जो है मटेरियल को निकाल लेंगे और मटेरियल में से हम जो है बॉल्स जो हमने मेटालिक बॉल्स डालते हैं उसको हम जो है सेपरेट कर लेंगे। तो वही हमारा होता है, इसकी बेसिक वर्किंग यही है हमारी। सबसे पहले हमने मटेरियल डाला, उसमें लोड करा, उसको अच्छी तरीके से बंद करा। मतलब मटेरियल लोड करेंगे तो उसके साथ हम जो है बॉल्स भी डाल देते हैं, मेटालिक बॉल्स होती हैं।
उसको हम अच्छी तरीके से बंद करते हैं, फिर हम उसको रोटेट करते हैं टाइमर सेट करके। टाइमर सेट कंप्लीट होने के बाद उसमें जो है पिप साउंड आती है। साउंड आने के बाद जो है टाइमर ऑफ हो जाता है, मतलब मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। फिर हम उसको ओपन करके उसमें से मटेरियल निकाल लेते हैं। मटेरियल निकालने के बाद उसमें से हम जो है बॉल्स को सेपरेट करने के बाद हम जो है अपना मटेरियल्स अपना जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग होती है इसकी। नेक्स्ट हम इसका यूज देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस पार्टिकल साइज़। ये हमारा क्यों यूज़ करा जाता है, हमारा इसका बेसिक फंक्शन क्या है, हमारा पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। हम जो है किसी भी पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम जो है बॉल मिल का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ ईजिली क्लीन। ये जो था हमारा क्लीन करने के लिए ईजी रहता है, मतलब बेसिकली हम जो है ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। अब कोई भी मशीन आपको यूज़ करनी है तो उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आप जो है उसको क्लीन करते हैं, ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो है वो आपके प्रोडक्ट या फिर आपके मटेरियल में कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना आए। तो इसलिए हम जो है इसको क्लीनिंग प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो हमारी क्लीनिंग ईजी होती है तो इसको हम जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेस एनर्जी इज़ यूज़। ये जो हमारा इसमें लेस एनर्जी यूज़ होती है। हार्ड सब्सटेंस रिड्यूस इजली। हम जो है हार्ड सब्सटेंस को भी इजली रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इससे क्या क्या खामी है। ये जो था थोड़ा नॉइज़ी होता है, क्योंकि हमारे इसमें मेटेलिक बॉल्स होती हैं जो कि जब गिरती हैं तो टकराती हैं और उसमें नॉइज़ क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें नॉइज़ क्रिएट होती है। इट कैनॉट रिड्यूस फाइब्रस मटेरियल्स। ये जो था हमारा फाइब्रस मटेरियल्स को रिड्यूस नहीं कर सकती है। इट नॉट रिड्यूस इन लार्ज अमाउंट। ये जो हमारा लार्ज अमाउंट में मटेरियल्स को रिड्यूस नहीं कर सकती है, मतलब ये जो हम सिर्फ स्मॉल स्केल्स के लिए हम जो है बॉल मिल का यूज़ कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एंड राइट इन डिटेल अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन। हमें जो है सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बताना है और हमें स्टीम डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, डिफरेंट लिक्विड्स बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। हमारा इसी बेस पे हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन हमारा वर्क करता है कि हमारा सभी लिक्विड्स जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करने के बाद हमारा जो हमारा अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब यही है, मतलब जैसे जैसे लिक्विड्स से बॉयल होंगे तो वो जो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो हम इजीली उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। द सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट बॉयल फर्स्ट। जो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो हमारा जल्दी बॉयल हो जाता है एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। और वो जो हमारा जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारा जल्दी कन्वर्ट होता है हमारा वेपर्स में, विच कैन बी देन कलेक्टेड सेपरेटली। जिसको हम जो है ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं, और हम जो है बेसिकली हमारा मिक्सचर में से हम कोई भी सब्सटेंस को हम जो है बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम जो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वही हमारा जो है बेसिक प्रिंसिपल होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। हमें जो है स्टीम डिस्टिलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होती है और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगिंस टू बॉयल व्हेन सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हमारा ये क्या कह रहा है कि जब भी हमारा इमिसिबल लिक्विड है, लिक्विड का मिक्सचर है, मतलब हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, वो जो है हमारा तब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जब हमारा उसका वेपर प्रेशर जो होता है उसका सम जो है इक्वल हो जाए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बेसिकली हमारा स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम जो है किसी भी लिक्विड्स को डिस्टिलेशन करने के लिए हम जो है हीट तो देते हैं, बट इसमें जो हम स्टीम भी देते हैं। स्टीम और हीट दोनों का जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, हमारा स्टीम के पास भी कुछ वेपर प्रेशर होता है, और हमारा जब हीट देंगे किसी भी लिक्विड को तो वो भी हमारा लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसका खुद का भी कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो इन दोनों के वेपर प्रेशर जब हम इन दोनों का सम करते हैं और वो सम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस केस में वो जो हमारा लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है, वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेपर्स में कन्वर्ट होकर ये जो हमारा कंडेंसर के थ्रू पास होता है, और कंडेंसर के थ्रू पास होकर ये जो है ईजिली हमारा रिसीवर में मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमारा करते क्या, हम स्टीम डिस्टिलेशन से हम जो है वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उनको प्योरीफाई करते हैं, या फिर उनको जो है सेपरेशन में हम जो है वोलेटाइल सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या आता है, फिल वाटर इन स्टीम कैन असेंबल इट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने जब वाटर को फिल कर दिया हमने स्टीम कैन में, फिर हम जो है उसको असेंबल कर देंगे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। देन फिल इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। फिर जो हमें इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड जिसको हमें जो है प्योरीफाई करना है, जिसमें से हमें जो है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, उसको हम जो है डाल देंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क में विद सम वाटर, और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी असेंबली देख लेते हैं कि इस तरीके से इसकी असेंबली होती है। यहाँ पे हमारे जो है स्टीम कैन होती है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, और यहाँ कंडेंसर होता है, और ये हमारा रिसीवर है। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, और हमारे स्टीम कैन और हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क दोनों के नीचे हमारा जो है एक स्टोव लगा होता है, मतलब एक स्टोव लगा होता है दोनों के नीचे। स्टीम कैन में हम वाटर डाल देते हैं और नीचे से स्टोव जला देते हैं, तो यहाँ से हमारा स्टीम बनती है, और ये स्टीम जो हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में जाती है।
डिस्टिलेशन फ्लास्क में भी हम नीचे स्टोव लगा देते हैं और यहाँ से हमारी स्टीम आती है। इन दोनों का हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, जब स्टीम के पास भी कुछ वेपर प्रेशर है और हम यहाँ नीचे से हीट दे रहे हैं तो हमारा इसमें हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसमें भी हमारा कुछ वेपर प्रेशर जनरेट होगा। इन दोनों का वेपर प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो उस केस में हमारा ये जो हमारा लिक्विड है उसके वेपर्स जो है वो हमारा बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वेपर्स हमारा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे हमारा कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर में वो वेपर्स जो है वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में और वो लिक्विड जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा रिसीवर में। तो इस तरीके से इसकी असेंबली होती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं वर्किंग इसकी। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने जो है स्टीम कैन ली थी, स्टीम कैन में हमने वाटर डाला था और उसको अच्छी तरीके से क्लोज करके हमने जो है असेंबल कर दिया था। फिर हमने जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसमें हमने जो है इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हमने जो है प्योरीफाई करना है उसको हमने डाला और उसको भी हमने जो है अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिया, मतलब उसको अच्छी तरीके से जो है सेटअप लगा दिया। अब सेटअप लगाने के बाद क्या होगा, हम स्टार्ट टू प्रोवाइड हीट, हम जो है हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। एंड स्टीम आल्सो क्रिएटेड ऑन स्टीम कैन, और हमारा स्टीम जो है हमारे स्टीम कैन में बनना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि हम जो है हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे से। हम जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क और स्टीम कैन दोनों के नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे। अब स्टीम कैन में वाटर था तो हमारा जो है वो वाटर जो है वो हमारा स्टीम बनाना स्टार्ट कर देगा, विच एंटर इनटू द फ्लास्क, जो कि हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। लिक्विड मिक्सचर गेट वेपराइज्ड प्रेशर फ्रॉम स्टीम एंड इट मिक्स विद स्टीम। हमारा जो है लिक्विड जो है हमारा लिक्विड मिक्सचर जो है हमारा ऑर्गेनिक जिसे हम इम्प्योर कह रहे हैं वो जो हमारा वेपर प्रेशर गेट करेगा, मतलब उसको जो है स्टीम से वेपर प्रेशर मिलेगा क्योंकि हमारे स्टीम के पास भी कुछ वेपर प्रेशर होता है। वो जो हमारा स्टीम जो है वो हमारे वेपर प्रेशर मतलब जो हमारे लिक्विड है ऑर्गेनिक लिक्विड उसके साथ मिक्स हो जाएगी एंड देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट लो टेम्परेचर। और हमारा लो टेम्परेचर पे ही हमारा जो इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड था उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एंड दीज वेपर्स पासिस थ्रू कंडेंसर, और ये वेपर्स जो होती है वो हमारा कंडेंसर के थ्रू पास हो जाएंगी एंड रिसीव इन रिसीवर। अब कंडेंसर के थ्रू पास होंगी तो वो जो हमारा कंडेंस हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी हमारे लिक्विड में। अब लिक्विड में हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगी फिर हमारा जो है लिक्विड जो वो हमारा रिसीवर में मिल जाएगा। एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज लेफ्ट इनटू द फ्लास्क, और जो भी हमारी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज थी वो हमारी फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगी और हमारा जो वोलेटाइल लिक्विड था और हमारा जो वाटर था वो हमें मिल जाएगा रिसीविंग टैंक में। जो भी हमारा रिसीविंग टैंक है या फिर जो भी हमारी रिसीविंग वेसल लगाई है हमने उसके अंदर हमारा जो है वोलेटाइल लिक्विड और हमारा वाटर मिल जाएगा। अब वोलेटाइल लिक्विड और वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे इजीली सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। तो ये हमारा इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स, ये जो था हमारे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर की प्रिपरेशन के लिए भी हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमने जो है सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल देख लिया था और हमारा स्टीम डिस्टिलेशन का हमने जो है वर्किंग प्रिंसिपल और हमारा यूजेस, हमने ये तीनों चीज़ें हमने जो है देख ली है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिग्मा ब्लेड। हमें जो है सिग्मा ब्लेड जो है उसका कंस्ट्रक्शन बतानी है, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है, यूजेस बताने हैं, मेरिट्स बताने हैं और डीमेरिट्स बताने हैं। तो ये जो हमारा इस तरीके से होता है हमारा सिग्मा ब्लेड। इसकी जो हमारी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है, हमारी दो ब्लेड्स होते हैं जो कि हमारा पैरेलली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। मैकेनिज्म इज शेयर्ड आल्सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज अचीव्ड बाय कैस्केडिंग द मटेरियल। बेसिकली हमारा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा ये जो है शेयर के बेस पे वर्क करता है, बट इसमें जो है हमारा कन्वेक्टिंग मिक्सिंग भी अचीव होती है बाय कैस्केडिंग द मटेरियल। बेसिकली हमारा जब ब्लेड्स मूव होते हैं तो हमारा पाउडर बेड जो होता है वो हमारा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारा कन्वेक्टिंग मिक्सिंग जो है वो हमारी अचीव हो जाती है। तो इसमें बेसिक मैकेनिज्म जो है वो हमारा शेयर के बेस पे होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, द मटेरियल आर इंट्रोड्यूस, सबसे पहले हम जो मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा देंगे। नाउ अलाउड द सिग्मा ब्लेड्स टू रोटेट थ्रू द फिक्स स्पीड, फिर हम जो है सिग्मा ब्लेड को फिक्स स्पीड पे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। द ब्लेड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड, इसमें जो है दो ब्लेड्स होते हैं पैरेलल अरेंज होते हैं, दोनों ब्लेड्स जो होते हैं वो हमारी डिफरेंट स्पीड पे मूव होते हैं। वन यूजली ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर, बेसिकली हमारा एक ब्लेड जो होता है वो दूसरे ब्लेड की डबल स्पीड पे रोटेट होता है, मतलब एक जो है अगर 60 RPM पे रोटेट होगा तो दूसरा जो है वो 120 RPM पे रोटेट होगा। फिर आता हमारा रिजल्टिंग इन लेटरल पुलिंग ऑफ द मटेरियल, जिसकी वजह से हमारी लेटरल पुलिंग होती है हमारे मटेरियल में, जो भी हमारा पाउडर बेड होता है उसमें लेटरल पुलिंग स्टार्ट हो जाती है।
By moving powder through the blades, cascading action as well as shear action can be achieved by this. बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लेड्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से हमारा पाउडर बेड जो है वो हमारा मूव होता है, जिसकी वजह से उसमें जो हमारा शेयर एक्शन और हमारा कैस्केडिंग एक्शन दोनों ही हमारे उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं. इसी की वजह से हमारा जो है मिक्सिंग टेक प्लेस, इसी की वजह से हमारा जो है मिक्सिंग होती है उसमें. एंड फाइनल मिक्सचर डिस्चार्ज थ्रू टिल्टिंग इंटायर बाउल. और हमारा फाइनल मिक्सचर जो है हम उसको डिस्चार्ज करेंगे थ्रू टिल्टिंग इंटायर बाउल, मतलब पूरा बाउल जो है उसको टिल्ट करके हम जो है फाइनल मिक्सचर को हम जो है डिस्चार्ज कर लेंगे. तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है. नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग डो इन बेकिंग इंडस्ट्री. हमारा जो डो बनाने में हम जो है डो को मिक्स करने में हम जो है बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज फॉर लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग. ये जो तो हमारा लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग में यूज़ होता है. एंड मोस्टली इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग. और हमारा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग में हम जो है इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं. मिनिमम डेड स्पॉट. इसमें जो तो हमारे डेड स्पॉट जो होते हैं उसके मिनिमम होते हैं. डेड स्पॉट क्या होते हैं? वो स्पॉट जहाँ पे हमारा जो मिक्सिंग जो होती है वो नहीं हो पाती. जैसे हमारा कुछ जो मिक्सिंग होती है, कुछ एपरेटस जो होते हैं इक्विपमेंट्स, उसमें जो होता है हमारा कुछ ऐसे स्पेस रह जाते हैं जहाँ पे हमारा जो पाउडर बेड जो है वो मूव नहीं हो पाता, मतलब जहाँ पर हमारे जो है ब्लेड्स की पाउच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ के जो मटेरियल है वो हमारा मिक्स नहीं हो पाता. तो उसे हम कहते हैं डेड स्पॉट. इसमें जो होता है हमारा मिनिमम डेड स्पॉट है, मतलब कम से कम डेड स्पॉट है. एंड इट इज़ आइडियल फॉर स्टिकी प्रोडक्ट. और ये जो होता है हमारा स्टिकी प्रोडक्ट के लिए आइडियल है, मतलब इसके लिए वैलिड है. ईजिली हम जो है स्टिकी प्रोडक्ट्स का मिक्सिंग कर सकते हैं इसके थ्रू. नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सचर. इसमें हमारा फर्स्ट आता है इट वर्क एट फिक्स स्पीड. ये जो तो हमारा सिर्फ फिक्स स्पीड पर ही वर्क करता है. हाई पावर कंजप्शन. इसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है. इट रिक्वायर मोर स्पेस. ये जो तो हमारा साइज़ में भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है. तो ये थे हमारे कुछ डीमेरिट्स हमारे सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के. इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट. चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्प्रे ड्रायर. हमें जो है स्प्रे ड्रायर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है कि स्प्रे ड्रायर क्या होता है, क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है, यूजेस बताने हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स. चलिए इसका देख लेते हैं. स्प्रे ड्रायर की कंस्ट्रक्शन जो है इस तरीके से होती है. इसमें हमारा ड्राइंग चैम्बर होता है. ड्राइंग चैम्बर में हमारा जो एटोमाइज़र होता है. ऊपर से हमारे जो लिक्विड फीड आती है और यहाँ से हमारा जो हॉट एयर जो है वो फ्लो होती है. बेसिकली हमारा इसमें जो है ड्राइंग चैम्बर जो है वो हमारा कनेक्ट होता है हमारा साइक्लोन सेपरेटर से. और वहाँ से हमारा जो है साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो हमारा सेपरेट हो जाता है. तो इस तरीके से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन होती है. चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं. इन स्प्रे ड्रायर द फ्लूइड टू बी ड्राइड इज एटोमाइज्ड टू इनटू फाइन ड्रॉप्स. मतलब इसमें स्प्रे ड्रायर में क्या होता है, हमारा जिस भी फ्लूइड्स को हमें जो ड्राई करना है उसको हम जो है ब्रेक कर देते हैं स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स में, विच आर थ्रो रेडियली इनटू द मूविंग स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस. और हमारा जो है उसको थ्रो करवाते हैं हम रेडियली इनटू मूविंग स्ट्रीम. जो भी हम हॉट गैस की हम जो है यहाँ से फ्लो करा रहे हैं उसके अंदर हम जो है रेडियली फ्लो करा देते हैं. द टेम्परेचर ऑफ ड्रॉपलेट इज इमीडिएटली इंक्रीज. जो हमारे ड्रॉपलेट का टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ी से हमारा जो बढ़ जाता है. एंड फाइन ड्रॉपलेट गेट ड्राइड इंस्टेंटेनियसली इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल पार्टिकल्स. और जो भी हमारा ड्रॉपलेट होती है वो जो हम बहुत तेज़ी से सूख जाती है, बहुत जल्दी सूख जाती है और हमारा ये जो हमारे स्पेरिकल पार्टिकल्स का शेप ले लेती है. नेक्स्ट इसकी वर्किंग देख लेते हैं. इसमें जो है वर्किंग जो है 3 पार्ट्स में दे रखी है. फर्स्ट आता है हमारा एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड. सबसे पहले हम जो है लिक्विड को ब्रेक करेंगे फाइन ड्रॉपलेट्स में. फीड इंट्रोड्यूस थ्रू एटोमाइजर बाय यूजिंग पंप्स टू फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट्स. वही हमारा बता रखा है. फीड को हम जो इंट्रोड्यूस कराते हैं एटोमाइजर के थ्रू. इसमें जो हमारा पंप यूज़ करते हैं हम इसमें, जिसके थ्रू हम जो है जो फीड है जो लिक्विड है उसको हम जो है फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सेकंड आता है हमारा ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. फिर सेकंड में क्या करते हैं हम जो भी ड्रॉपलेट्स हमने फाइन प्रोड्यूस करी हैं उसको हम जो है ड्राई कर देते हैं. इसमें क्या होता है फाइन ड्रॉपलेट्स गेट ड्राइड इन ड्राइंग चैम्बर बाय सप्लाइंग हॉट एयर. हम जो है हॉट एयर यहाँ से सप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो है जो भी लिक्विड है जो भी हमारा फाइन ड्रॉपलेट्स है वो हमारे जो है सडनली ड्राई हो जाती है और हमारा स्फेरिकल पार्टिकल्स का शेप ले लेती है. फिर थर्ड स्टेप आता है रिकवरी ऑफ ड्राई प्रोडक्ट. फिर हम जो है रिकवरी करते हैं ड्राई प्रोडक्ट की. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एटोमाइजर ड्राइव द ड्रॉपलेट ऑफ फॉलोइंग हेलिकल पाथ. जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमारे एटोमाइजर की वो हमारा जो है फॉलो करती है हमारा हेलिकल पाथ को. पार्टिकल्स आर ड्राई ड्यूरिंग देयर जर्नी. और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जर्नी के लिए मतलब जर्नी के दौरान जो है वो हमारे सूख जाते हैं. मतलब जैसे जैसे वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेंगे वैसे वैसे वो जो हमारा ड्राई होते रहेंगे. एंड फॉल एट द कॉनिकल बॉटम. और वो जो हमारा ड्राई होने के बाद कहाँ फॉल हो जाते हैं, हमारा ये जो कॉनिकल बॉटम है इस पर हमारा जो है गिर जाते हैं.
विच फर्दर मूव इनटू साइक्लोन सेपरेटर, जो हम हमारा फर्दर जो है साइक्लोन सेपरेटर के अंदर जाकर सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ से हमारा जो है ड्राई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है स्प्रे ड्रायर की वर्किंग होती है। चलिए इसी के साथ हमारा वर्किंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज़ फुली ड्राइड देन एनी अदर ड्रायर। इसमें यूज़ क्या होता है, हमारा सबसे पहला यूज़ होता है जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा अच्छी तरीके से ड्राई हो जाता है और हमारा अदर ड्रायर्स के मुकाबले में इसमें जो होता है हमारा बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो है 100% ड्राइंग कैपेसिटी होती है। सेकंड आता है इट इज़ यूज इन ड्राइंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स। ये जो होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स को भी ड्राई करने में हेल्प करता है। मतलब ये जो होता है हमारा जो भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होता है, जैसे हमारा हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से भी वाटर को एक्यूमुलेट करके जो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड में। बट ये जो है हमारा स्प्रे ड्रायर जो होता है हमारा इन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स को भी ड्राई करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस एंड रैपिड प्रोसेस। ये जो हमारा कंटिन्यूस होता है और रैपिड होता है। इट इज़ चीप, और ये जो हमारा चीप होता है मतलब इकोनॉमिकल है। इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। स्किल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए हमारा जो है स्किल पर्सन रिक्वायर होता है क्योंकि ये इसका जो हमारा यूज़ करना हमारा जो है थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमारा इसका सेकंड आ जाता है स्पेस कंज्यूमिंग, मतलब इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इससे जो है हमारा साइक्लोन सेपरेटर भी अटैच होता है। इस वजह से हमारा ये जो है थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग हो जाता है, मतलब ज़्यादा स्पेस को रिक्वायर करता है। ये हमारे कुछ डीमेरिट्स थे हमारे स्प्रे ड्रायर के। तो इसी के साथ हमारा स्प्रे ड्रायर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब कोई भी मटेरियल को सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करेंगे कि कौन सा मटेरियल हम सेलेक्ट करें और कौन सा ना करें। आप इसको इस तरीके से विजुलाइज करिएगा कि आपको कोई मशीन डिज़ाइन करनी है तो आपको उसमें जो है कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में आप जो है स्टडी करनी है इस क्वेश्चन में। इसमें आपके जो है बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है केमिकल फैक्टर्स, सेकंड आ जाता है फिजिकल फैक्टर्स और थर्ड आता है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। फर्स्ट आया था हमारा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या होता है, द मटेरियल शुड बी इनर्ट। जो मटेरियल होता है वो हमारा इनर्ट होना चाहिए बिकॉज इफ़ मटेरियल रिएक्ट विद ड्रग, अगर हमारा मटेरियल ही हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट करेगा देन इट चेंज विद द एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब ये जो हमारा अगर मटेरियल ही हमारा जो भी मशीन का मटेरियल है वो हम अगर हमारा ड्रग के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा ड्रग का जो है एक्शन है उसको चेंज कर सकता है। तो इसलिए हमारा मटेरियल जो होता है मशीन का वो हमारा इनर्ट होना चाहिए। इसमें हमारा 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है कंटेमिनेशन और सेकंड आ जाता है हमारा कोरोजन। फर्स्ट आता है हमारा कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारा जो है द मटेरियल सच एज ग्लासेस, सिलिका, लेड, कास्ट आयरन एक्सेट्रा प्रोड्यूस कंटेमिनेशन। मतलब ये कुछ मटेरियल होते हैं जो कि हमारा कंटेमिनेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा कोरोजन ऑफ मटेरियल। मटेरियल शुड बी नॉन कोरोसिव, इफ़ मटेरियल शुड बी कोरोसिव द इक्विपमेंट गेट कोरोडेड। मतलब बेसिकली क्या है हमारा इसका कि हमारा मटेरियल जो होता है वो हमारा नॉन कोरोसिव होना चाहिए। अगर हमारा मटेरियल जो है वो हमारा कोरोसिव होगा तो उसमें जो हमारा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो भी मटेरियल से हम जो है किसी भी इक्विपमेंट्स को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो मटेरियल जो है वो हमारा नॉन कोरोसिव होना चाहिए और नॉन कॉन्टेमिनेटेड होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर वो हमारा किसी भी मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्टेमिनेट ना करें ड्रग को, इस तरीके का हमारा वो मटेरियल होना चाहिए। इसी के साथ हमारा केमिकल फैक्टर्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड आता है हमारा फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारा जाता है स्ट्रेंथ, मास, वेयर, प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है, मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू कैरी हैवी लोड्स। मतलब जो भी मशीन हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके मटेरियल में हमारा सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्योंकि हम कोई भी मशीन अगर यूज़ करते हैं तो उसमें जो है हमारा हैवी लोड होता है क्योंकि हम ऊपर से ड्रग डालेंगे उसका मटेरियल लोड करेंगे तो उसमें जो है हमारा प्रेशर पड़ता है। तो अगर उसका लो स्ट्रेंथ होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी या फिर उसमें वेयर ट्रेयर्स हो सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस वजह से हमारा स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी हाई होनी चाहिए। फिर आता है हमारा सेकंड मास। मास जो होता है हमारा लाइट इन वेट टू ट्रांसपोर्ट और मूव इक्विपमेंट्स इजीली। बेसिकली हमारा जो वेट होता है वो हमारा कम होना चाहिए क्योंकि हमारा जो है कोई भी इक्विपमेंट्स को हम जो है ईजिली एक जगह से दूसरी जगह हम जो है मूव कर सकते हैं अगर हमारा इक्विपमेंट का जो अगर हमारा मटेरियल का जो मास है वो हमारा लाइट होगा। तो ये हमारा एडवांटेज होता है। अगर हमारा मटेरियल का वेट जो है वो हमारा लाइट होगा तो हम ईजिली हम जो है किसी भी मटेरियल्स को या किसी भी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह हम जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा वेयर प्रॉपर्टीज़। वेयर प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, देयर आर चांसेस दैट सम सरफेस ऑफ इक्विपमेंट्स कैन ब्रेक एंड कॉन्टेमिनेट। यहाँ पर हमारे चांसेस होते हैं कि कुछ सरफेस जो होता है वो हमारा ब्रेक हो सकता है और हमारा कॉन्टेमिनेट कर सकता है हमारी ड्रग को। तो हमारे वेयर प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? यूजेज ऑफ हाई टेम्परेचर में डैमेज एंड फ्रैक्चर मटेरियल, मतलब हमारा जो मटेरियल होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारी हाई होनी चाहिए। अगर लो कंडक्टिविटी होगी तो वो जो होता है हमारा मटेरियल जो होता है हमारा हाई टेम्परेचर पे जो है डैमेज हो सकता है या फिर हमारा फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग। मटेरियल शुड हैव स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, मतलब मटेरियल का जो सरफेस होना चाहिए वो हमारा स्मूथ होना चाहिए और पॉलिश होना चाहिए ताकि हम जो है ईजिली उसको क्लीन कर सकें, क्योंकि हर मटेरियल को, हर इक्विपमेंट को यूज़ करने के बाद उसको जो है क्लीन करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट बैच के लिए कोई भी उसमें जो है कंटेमिनेशन ना रह जाए। नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल स्टेप इन पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब मटेरियल जो है ऐसा होना चाहिए जिसकी स्टरलाइजेशन जो है वो इजी हो सके, मतलब इजीली हम जो है स्टरलाइजेशन कर सकें, क्योंकि स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा एसेंशियल स्टेप होता है हमारा पेरेंट्रल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। पेरेंट्रल कौन सी होती है हमारी, जो कि हम ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और हमारा ऑप्थेल्मिक कौन सी होती है, जो कि हम मतलब आइज़ या फिर नोज़ में हम जो है इंजेक्ट मतलब यूज़ करते हैं, उसे हम ऑप्थेल्मिक कहते हैं। तो उन प्रिपरेशंस के लिए हमारा जो है स्टरलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा कोई भी अगर इक्विपमेंट होगा उसकी जो है स्टरलाइजेशन बहुत ईजी होनी चाहिए ताकि हम जो है ये कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या कहता है? बिफोर मैन्युफैक्चर मटेरियल बजट एंड मेंटेन कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर। हमारा किसी भी मटेरियल को, किसी भी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसका जो मटेरियल का बजट है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको जो हम कंसिडर करते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर में हमारा जो टोटल प्राइस आता है, टोटल प्राइस क्या होता है हमारा? प्राइस ऑफ इक्विपमेंट्स, कि आखिर हमारा इक्विपमेंट्स का प्राइस जो है बनने के बाद हमारा इक्विपमेंट का प्राइस कितना होगा, एंड प्लस ईयरली मेंटेनेंस, और हमारी उसकी मेंटेनेंस में हमारा साल का कितना खर्चा जाएगा, उस टोटल को हम करके उसको हम कहते हैं टोटल प्राइस। मतलब जो इकोनॉमिकल फैक्टर आता है उसमें हमारा टोटल प्राइस आता है। टोटल प्राइस क्या होता है हमारा? जो हमारा इक्विपमेंट है उसका कितना प्राइस हमें पड़ेगा बनने के बाद, और हमारा उसकी ईयरली मेंटेनेंस कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि इंपॉर्टेंटली हमारा अफेक्ट करते हैं हमारे मटेरियल के सिलेक्शन को। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज कोरोजन? राइट इन डिटेल अबाउट द थ्योरी ऑफ कोरोजन। हमें जो कोरोजन के बारे में बताना है, कोरोजन होता क्या है और उस कोरोजन की थ्योरीज के बारे में बताना है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटेलिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से किसी भी मेटेलिक मटेरियल का हमारा जो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है सरफेस पे, उसे हम कहते हैं कोरोजन। मतलब इसको अगर हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इसको कोरोजन को हम जो है जंग के नाम से जानते हैं, कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पे या फिर किसी भी मेटेलिक मटेरियल पे हमारा जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम जो है कोरोजन कहते हैं। आखिर जंग लगती क्यों है? क्योंकि हमारा जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज और हमारा मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब भी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमारा जो है कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कोरोजन। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। ये थ्योरी कहती है हमारी, दिस थ्योरी स्टेट दैट एसिड कॉज द कोरोजन ऑफ मैटर। ये थ्योरी क्या कहती है हमारी? ये कहती है कि हमारा एसिड जो होता है वो हमारा कॉज करवाता है हमारा कोरोजन को। इसमें हमारा जाता है CO2, O2 एंड मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हमारा मॉइस्चर जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन के लिए। मतलब कोरोजन कौन कॉज करवाता है हमारा? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। इसमें हमारा एग्जांपल दे रखा है, रस्ट रिप्रेजेंट अस दिस। हमारी ये इक्वेशन होती है रस्ट की। इसमें हमारा जो है ये इक्वेशन दे रखी है Fe, मतलब आयरन। आयरन जो है वो हमारा रिएक्ट करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और ये हमारा कोरोजन मतलब रस्ट को फॉर्म करता है, और यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी रिलीज हो जाती है। तो ये थी हमारी एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई और केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। मतलब ड्राई और केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या कहती है? दिस स्टेट दैट कोरोजन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज सच एज ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर ऑक्साइड्स। मतलब ये थ्योरी क्या कहती है हमारी कि हमारा कोरोजन क्यों होता है हमारा? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स हो गया। इन सब गैसेज के रिएक्शन की वजह से हमारा कोरोजन कॉज होती है। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एल्कलाई एंड एल्कलाई अर्थ मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। हमारे एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा उसके ऑक्साइड्स बना देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गैल्वेनिक थ्योरी ऑफ कोरोजन। गैल्वेनिक थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या कहती है? व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स डिप इन कंडक्टिंग लिक्विड्स। जब भी हम दो डिसिमिलर अलग अलग मेटल्स को कंडक्टिंग लिक्विड में डुबोते हैं, दिस कॉज फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जिसकी वजह से हमारा जो है उनके सरफेस पे जो है हमारा गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है।
सम पार्ट ऑफ मेटल सरफेस एक्ट एज एनोड एंड रेस्ट एज कैथोड, मतलब कुछ पार्ट जो होता है हमारा मेटल सरफेस के वो हमारा एनोड की तरह एक्ट करते हैं और कुछ जो होता है वो हमारे कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन टेक प्लेस, जिसकी वजह से हमारा कोरोजन जो होता है वो वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी हमारी इक्वेशन जो है हमारी इस तरीके से होती है, जैसे हमने एक मेटल ले लिया हमने जिंक और दूसरा हमारा मेटल जो है वो हमने ले लिया कॉपर। दोनों को हमने जो है कंडक्टिंग लिक्विड में हमने जो है डिप कर दिया, डुबो दिया और उसको जो हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब इसके वजह से हमारा जो है एक जो हमारा एनोड जो है वो हमारा वहाँ पर जिंक होगा, जिंक जो है वो हमारा एनोड की तरह एक्ट होगा जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होती है, और हमारा दूसरी तरफ जो है वो हमारा कॉपर है वो हमारा कैथोड की तरह एक्ट करेगा और वहाँ पर हमारी रिडक्शन होगी। तो इसकी हमारी इक्वेशन जो है वो हमारे इस तरीके से होती है, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, मतलब हमारा एनोड पे जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। इसकी हमारी इक्वेशन क्या होती है, Zn जो है वो हमारा ब्रेक होगा Zn2+ में और हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। इसी तरीके से एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस, हमारा कैथोड पे जो हमारा रिडक्शन होता है, जो हमारा कॉपर 2+ है वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके हमारा कॉपर बना देता है। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होती है। बेसिकली हमारी ये 3 थ्योरीज थी जिनको हमने जो है डिटेल में पढ़ना था। ये जो है एग्जाम्स में आती रहती हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2018-19 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको हमने जो बहुत अच्छे से डिस्कस करा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।